Hello students, welcome back. Here we are going to study class 12th unit 6 P block elements. According to your book it is unit 7, but according to 2020 syllabus it is unit 6. In this part of video we will cover from 15th group to 18th group in this class. And in class 11th we have studied group 13 and group 14. Okay, then we can start our class. Then first of all we have to memorize the names of the elements of the P block elements. First of all we have to memorize the names of the elements of the P block. Then there are many short tricks to use to learn these elements, as here in first P block group the trick comes बाल गंगाधर इंडियन तिलक. आप मेरे साथ 2-3 बार बोल लो, आपको ये याद हो जाएगा. बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक. ठीक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक. 14th ग्रुप कहे सीता जी सुनो प्रभु. क्या कहा हमने? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु. याद हो जाएगा आपको, आसान है. फिर 15th ग्रुप नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भिखारी. नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भिखारी. देन कम्स 16th ग्रुप. अब इसमें आपको क्या याद करना है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो. ओके. फिर 17th ग्रुप आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? फिर सीबीआई आती है, फिर सीबीआई आती है, फिर सीबीआई आती है. ठीक. 18th ग्रुप में आप क्या करोगे? हीना और करीना जरीना, हीना और करीना जरीना. ठीक, इस तरह आप इस ट्रिक्स का यूज करके इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद कर सकते हो. अब देखो इनके नेम्स क्या क्या है. ठीक, तो ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. ठीक. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. फिर आपका जाता है टिन और लेड. ठीक. ऐसा नहीं यहां लिखा हुआ है, आप टिन कैसे समझोगे कि टिन लिखा हुआ है? तो टिन का जो लैटिन नेम होता है स्टेनम. तो स्टेनम से ये एसएन लिया गया है. ठीक. ठीक उसी प्रकार जो लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो प्लम्बम से पीबी लिया गया है. ठीक. फिर 15th ग्रुप में आते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मथ. फिर 16th ग्रुप में आते हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम. इसमें मस्कोवियम भी आता है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ज्यादा हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है. ठीक. फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन हो जाएगा. ठीक ना. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन. ये 18th ग्रुप और इनर्ट गैसेस या नोबेल गैसेस हम इनको कहते हैं. ठीक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें से अगर आप एक भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानते हो तो आप सबका एटॉमिक नंबर लिख सकते हो. कैसे? मान लो कि मैंने बोरान का मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है 5. ठीक. तो आपको करना क्या है? बोरान 2nd ग्रुप का एलिमेंट है ना. ठीक है. तो 2nd से 3rd ग्रुप में जाने के लिए आप +8 ऐड कर दो. तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13. अब यहां से 3rd से 4th में जाने के लिए आप +18 ऐड कर दो. क्या कर दो? +18 ऐड कर दो. तो 13 में 18 आप ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 31. तो गैलियम का एटॉमिक नंबर 31. ठीक. और गैलियम में फिर यहां पर अब क्या करोगे? फिर से एक बार 18 ऐड कर दो.
तो 31 में 18 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 49। ठीक, अब 49 में फिर 32 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपको 71। तो ये थैलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको ये याद करना है कि +8 +8 +18 +18 +32 +32 ये याद करो सीक्वेंस। अब देखो क्या करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है इनका। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो p ब्लॉक का हो जाता है वो NH2 से NP6 हो जाता है। NH2 एंड NP1 to 6 हो जाता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ना। NH2 से NP6 यानी कि अगर बोरान है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3s2 3p6। गैलियम है तो इसके लिए 4s2 4p6। इंडियम है तो इसके लिए 5s2 5p6। फिर थैलियम है तो इसके लिए 6s2 एंड 6p6। इसका नेक्स्ट वाला जो यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसके लिए 7s2 7p6। ठीक है, तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब ये 1 to 6 हो जाएगा। वेट, यहाँ पर हमने क्या किया, ये फर्स्ट ग्रुप है ना तो यहाँ पर 1 1 कर दो, सब में 1 1। ठीक ना, ये सही होगा। 1 1 कर दोगे तो आप 13 ग्रुप आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, एक चीज और जान जाओ कि इसमें मेटल्स पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप ये जो डैश लाइंस के ऊपर देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। और इस डैश लाइन के जो बिलो में देख रहे हो ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करते हैं, दैट आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक, मेटलॉइड्स क्या होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी ऑक्युपाई करते हो तो उनको बोलते हैं नॉन मेटल। तो यहाँ पर नॉन मेटल कौन कौन से हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, टिन, फिर टेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। ये क्या है, नॉन मेटलॉइड्स हैं। ठीक, तो इस तरह आपको ये पीरियोडिक टेबल आपको मेमोराइज हो चुका होगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, हमें जो पढ़ना है इस क्लास 12th में हमें ग्रुप 15 से स्टार्ट करना है। कहां से, ग्रुप 15 से। तो ग्रुप 15 में क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर है नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी वाला ग्रुप, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर टिन और बिस्मथ। ठीक ना। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15th ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, NH2 NP3 हो जाएगा, NH2 NP3। ठीक, अगर फर्स्ट के नाइट्रोजन के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 2s2 2p3। और अगर उसके बाद हम फास्फोरस के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3s2 3p3 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह नीचे ये n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन ग्रुप के लिए। ठीक, अब देखो इसमें वेरिएशन होता है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई से डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके लिए रीजन भी हम पढ़ते आ रहे थे, क्या कि रीजन क्या था, ड्यू टू एडिशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू सेल्स। कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं उसमें नए सेल्स ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से एटम की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसी तरह इसका आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। बट आप इसमें वैल्यू देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन की जो मैंने एटॉमिक रेडियस की पिकोमीटर में सारी यूनिट्स हैं, पिकोमीटर में। ठीक, नाइट्रोजन 70, फास्फोरस 110, फिर आर्सेनिक 120, टिन 140, बिस्मथ 148। अब इसमें देख रहे हो आप कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। 70 110, इसके बीच में गैप कितने का है, 40 का गैप है। तो 40 का गैप यानी कि यहाँ तेजी से इंक्रीज हुआ। बट फास्फोरस के बाद ये जो इंक्रीमेंट है एटॉमिक रेडियाई का वो स्लो हो गया। यहाँ पर देखोगे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 21 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। अब इसका रीजन क्या है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ही आप
फास्फोरस और ये आर्सेनिक और टिन बिस्मथ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या फिर डी और एफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जैसे डी या फिर डी और एफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उस केस में क्या होता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। डी या फिर डी और एफ दोनों ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है इन एटम्स का, उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो जाता है तो वो बाहर वाले जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसको अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज वाई कि आयनिक या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है ग्रेजुअली व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ये बात समझ में आ गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इस ग्रुप में देखो Np3 है और Np3 मतलब P सबसेल जो है यहाँ हाफ फील्ड है। तो P सबसेल अगर हाफ फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। तो जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके पहले वाले ग्रुप, यानी कि 14th ग्रुप से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इवन 16 से भी इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी नाइट्रोजन फैमिली की वो 14 और 16 दोनों से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी जो नाइट्रोजन के लिए होता है वो 1402, ठीक, इसी तरह 1012, 947, 834, 703। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जब जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कम हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर हम एलिमेंट्स को आसानी से आयनाइज कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि कम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा एनर्जी का, तो कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, इट मींस कि हम उससे आसानी से हम काम करा सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करा सकते हैं। लेकिन आप ये जैसा जानते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है उससे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ग्रेटर होता है, और उससे ग्रेटर होता है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, यहाँ ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो आप इसको ये समझ सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी आई। ठीक, तो ये इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, आप ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, फास्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2.0, टिन का 1.9 और बिस्मथ का 1.9। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज इस ग्रुप की कैसी होती है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि जो 15th ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा। तो जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। कितना? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। अब लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। क्या हमने कहा, डाउन द ग्रुप जाने पर +5 की जो स्टेबिलिटी होती है डिक्रीज होती है। क्यों होती है स्टेबिलिटी डिक्रीज? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्यों होती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है आपको समझना होगा, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। हालांकि जैसे देखो कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स होंगे। तो जैसे जैसे मान लो डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे या फिर दोनों आएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये इनर सेल्स में भर जाएंगे। तो जो आउटर सेल होगा जिसमें S इलेक्ट्रॉन और P होंगे, मान लो कि 5s2 और 5p3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इससे पहले क्या होगा, 4d फिलअप हो चुका होगा, 4d14 एंड 4df नहीं d, 4d10 और 5s2 तब आएगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर d इलेक्ट्रॉन्स के d ऑर्बिटल d सबसेल कंप्लीट हो चुका है। तो जब d सबसेल कंप्लीट हो चुका है तो ये क्या होता है, d और f ब्लॉक, d और f जो सबसेल्स होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं।
पुअर शील्ड इफेक्ट शो करते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो ये एस इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या कि सिर्फ बॉन्डिंग में क्या होंगे +3 वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5p या Np3 वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि यानी कि +3 की स्टेबिलिटी क्या होगी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी इंक्रीज होगी। याद करो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी, ठीक ना। अब +5 की स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। अब देखो यही अगर मान लो जिसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, तो जिसमें d ऑर्बिटल नहीं होता वहां पर क्या होता 5s2 और 5p3 सॉरी ये s2 और sp3 दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन s के 3 इलेक्ट्रॉन p के, तो ये दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो वहां पर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या होता है। तो ये जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स है ना नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और फिर टिन एंड बिस्मथ, ये क्या होते हैं ट्राई हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। MH3 M क्या है 15th ग्रुप के एलिमेंट्स है और H3 यानी कि ट्राई हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन के हाइड्राइड को आप नाम जानते हो अमोनिया, ठीक, फास्फोरस के हाइड्राइड को आप कहते हो फास्फोरस, ठीक ना। फिर उसके बाद आर्सेनिक के हाइड्राइड को बोलते हो आप आर्साइन, ठीक। फिर आप टिन के हाइड्राइड को बोलते हो स्टेबाइन कह सकते हो, ठीक। फिर बिस्मथ के हाइड्राइड को बोलते हो बिस्मथाइन। अब ये क्या है ये इसके हाइड्राइड्स हैं किसके 15th ग्रुप के। अब देखो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, किसमें कौन कौन से ग्रुप क्या होंगे स्टेबल, मतलब कौन से कंपाउंड स्टेबल होंगे। अब देखो जो स्टेबिलिटी होगी ना इसमें अमोनिया की स्टेबिलिटी कम होगी, सबसे कम। फास्फोरस की स्टेबिलिटी अब यहीं पर देखो, चलो ठीक है इसे बना देते हैं। फास्फोरस की जो स्टेबिलिटी होगी वो इससे अमोनिया से ज्यादा होगी, फिर उससे ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबाइन की होगी, ठीक, यानी कि आर्साइन फिर स्टेबाइन फिर बिस्मिथाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक। अब जो स्टेबिलिटी होगी अगर इसकी सबसे ज्यादा होगी तो एक मिनट स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी डिक्रीज होगी, सॉरी उल्टा हमने बता दिया, स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक ना। स्टेबिलिटी क्या होगी अमोनिया की इधर सबसे ज्यादा होगी, इधर इस तरह डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगी, यानी बिस्मिथाइन जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक। अब सबसे कम स्टेबल होगा इट मींस कि ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा सबसे ज्यादा शो करेगा, यानी कि स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट क्या स्टेबिलिटी बिस्मिथाइन की सबसे कमजोर होगी, सबसे कम होगी। तो ये जो बिस्मिथ हाइड्राइड है बिस्मिथाइन है तो इसके जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक। लेकिन जैसे बेसिक नेचर की बात करोगे तो जो इसका बेसिक नेचर होगा अमोनिया का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका फास्फोरस, फिर इस तरह यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर होता है क्या होता है डिक्रीज होता है। अब बेसिक नेचर कैसे शो करता है, क्यों, क्योंकि ये जो जितने भी यहाँ पर आप कंपाउंड्स देख रहे हो इन सबके पास क्या होगा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा, तो ये लुईस बेस की तरफ वर्क कर सकते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से जो लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको लुईस बेस कहते हैं। तो ये जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं ये क्या होते हैं लुईस बेस होते हैं, जिनकी जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम एसिडिक बिहेवियर की बात करेंगे तो एसिडिक बिहेवियर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द 15th ग्रुप, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जितने भी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एक M2O3 और दूसरा M2O5। M2O3 और M2O5 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन जो होता है पी पाई बॉन्डिंग करने में ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है पी पाई बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये ढेर सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि अदर ग्रुप के अदर एलिमेंट्स ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसे अब देखो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक। फिर
आप नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है +2 के, फिर ट्राई ऑक्साइड, फिर टेट्रा ऑक्साइड, फिर पेंटा ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, यानी कि ये ड्यू टू पी पाई इंटरेक्शन। ठीक, लेकिन यही है दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो पी पाई इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उनमें पी पाई इंटरेक्शन होना होता है, तो जो कि उतना अच्छा नहीं हो पाता। ठीक, तो यहाँ पर जो होता है सिर्फ दो ही टाइप के कंपाउंड्स, दो ही टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो पाता है, M2O3 और M2O5। तब देखोगे फास्फोरस के P4O6 और इसका M2O3 फॉर्म में और M2O5 फॉर्म में क्या हो जाएगा, P4O10 फॉर्म में। इसी तरह आप देखोगे कि जो ऑक्साइड होगा बिस्मिथ का, तो बिस्मिथ जो होता है Bi2O3 यानी ट्राई ऑक्साइड तो फॉर्म कर ले रहा है, लेकिन ये पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कौन, बिस्मिथ। तो पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्यों नहीं करता, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट से जो 6s यानी कि जो आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं np6 वाले, तो np3 वाले इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो np3 वाले इलेक्ट्रॉन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, इसीलिए बिस्मिथ जो होता है ऑक्साइड का पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक, अगर आप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है डाउन द ग्रुप जाओगे तो आप डिक्रीज करता है। ठीक ना, अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। अब जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये हैलोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। हैलोजन्स मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर ये क्या करते हैं, MX3 MX5 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ना, अब MX3 यहाँ पर M से मैंने मेटल को रिप्रेजेंट किया है, M क्या है, मेटल है। ठीक, मेटल कोई भी मेटल हो सकता है। X क्या है, यहाँ पर X से हमने 15th ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है। ठीक ना, वेट, ठीक है, नहीं सॉरी इसमें उल्टा सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, 15th ग्रुप है और X क्या है, हैलोजन्स है, तो MX2 MX3 यानी कि ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। यानी 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, लेकिन जो अदर कंपाउंड के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, चाहे फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे आपका एंटीमनी हो, चाहे बिस्मथ हो, इनके जो ट्राई हैलाइड्स होंगे वो स्टेबल होते हैं। ठीक, लेकिन अब देखो नाइट्रोजन जो होता है पेंटा हैलाइड का भी फॉर्मेशन नहीं करता। नाइट्रोजन जो होता है वो पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक, तो ये MX3 और MX5 टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि जो पेंटा हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा कोवैलेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्राई हैलाइड्स। ओके, लास्ट में आप देखोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, ये 15th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर M से मेटल लिखाऊं, अभी देखो M से मैं 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को ही दिखाता चला आ रहा था, अब M से मैं मेटल रिप्रेजेंट करूं और A से 15th ग्रुप के एलिमेंट का रिप्रेजेंट करूं, तो ये कैसे मेटल रिएक्ट करेंगे, तो ये M3A2 टाइप का क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। किस तरह टाइप का, M3A2 टाइप का। M क्या है, मेटल है, A क्या है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये M3A2 टाइप का ये बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप देखोगे ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बता दिया लास्ट में यहाँ पर। ठीक, 3M + 2X यानी कि 3 मेटल एटम और 2 हेलो, ये 15th ग्रुप के एलिमेंट और फिर उसके साथ वेट 2X लिखा हुआ है, आप 2A लिख सकते हो यहाँ पर 2A। ये मेटल मतलब 15th ग्रुप के एलिमेंट है, तो M3A2 टाइप के बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप देखोगे 3 कैल्शियम जब 2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक ना, तो 2 नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम नाइट्राइड IDE, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। 6 कैल्शियम जब 2 फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम
फास्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। लेकिन जब 6 जिंक 4 क्या करते हैं, टिन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4 टिन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब ये क्या कर रहा है, जिंक एंटी एमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका जिंक एंटी एमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक ना। अब उसी तरह 6 मैग्नीशियम जब 4 बिस्मिथ के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, किसका, सोडियम बिस्मिथाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स नाइट्रोजन और अमोनिया और HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, ओके, थैंक यू।